मित्रों, मन जब नकारात्मक विचारों भावों में अटक जाता है और फंस जाता है, उलझ जाता है, तो निराशा का जन्म होता है। अवसाद घर करने लगता है, निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है और ये छोटी सी भावना गहरा जाती है, जो धीरे धीरे विकराल रूप रख लेती है और कभी कभी तो जानलेवा बन जाती है। भारत जैसा खुशहाली में यकीन रखने वाला देश आज डिप्रेशन के मामले में, अवसाद के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। यह समस्या जितनी सतही लगती है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी बैठी है। यह निराशा ही है जिसके कारण हम सोचते हैं कि कुछ दिन में अपने आप मन बहल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसा ही तो सोचते हैं। जब कुछ दिनों से घर परिवार में हमें कोई चुप चुप, अलसाया सा, चिड़चिड़ा सा दिखता है, हम प्राय यही सोच लेते हैं कोई बात होगी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हम समय को ही, वक्त को ही चिकित्सक मान लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। शायद हम भी नहीं जानते कि ऐसे में क्या करना चाहिए। पता ही नहीं होता कि वह व्यक्ति मानसिक तनाव की उस पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां से तनाव, निराशा और फिर अवसाद की जो स्थिति पैदा होती है, वह मन को खोखला कर देती है, बल्कि तन को भी प्रभावित करने लगती है। शरीर कमजोर होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है और इसे अगर जड़ से न उखाड़ा जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति का सामाजिक समायोजन भी बिगड़ने लगता है। विकास की कौन कहे, सामान्य कार्य में भी उसका मन नहीं लगता, सामान्य कामों को पूरा करने के लायक आत्मविश्वास ही नहीं बचता और इसका परिणाम ये होता है कि यह रोग हमारे आसपास मंडराने लगता है। अंततः एक हंसती खेलती जिंदगी जागरूकता और सही उपचार के अभाव में, सही मार्गदर्शन के अभाव में अंधेरों में गुम हो जाती है। मित्रों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने लगभग 12 राज्यों में अवसादग्रस्त लोगों का एक सर्वेक्षण किया और पाया कि भारतीयों में अवसाद का जो स्तर है वो अब बढ़ गया है। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि इस तरह की समस्याओं के आगे और भी विकराल समस्याएं खड़ी होती हैं और वो होती हैं डायबिटीज की, दिल की बीमारी की। इस सर्वे में 40 से 49 साल की महिलाओं और मेट्रो शहरों में रहने वाली महिलाओं में निराशा के, अवसाद के जो मामले मिले वो ज्यादा रहे। इस सर्वेक्षण के अनुसार बुजुर्ग भी अवसादग्रस्त पाए गए हैं। और अगर हम निराशा की, अवसाद की समस्या की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो मेजर डिप्रेशन जो गहन अवसाद की स्थिति होती है, जिसका कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से निदान किया जाता है। डिस्थाइमिया या क्रॉनिक डिप्रेशन ये गंभीर नहीं होता है, लेकिन कम से कम 2 साल तो इसका इलाज चलता ही है और इसको ठीक होने में लगभग 2 साल लग ही जाते हैं। इसमें कई बार मरीज को देखकर पता ही नहीं चलता कि वह अवसाद की स्थिति में है। ये टिपिकल डिप्रेशन में जब कोई अच्छी बात होती है, मरीज भी उबर जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद अवसाद में आ जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को ज्यादा या कम नींद आना, अस्वीकृति के प्रति संवेदनशीलता कि उनकी स्वीकृति नहीं हो रही है किसी के द्वारा या समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा, या अत्यधिक खाना खाना, हाथ पैरों में जकड़न या भारीपन महसूस होने के लक्षण भी होते हैं। यह बीमार व्यक्ति को भी हो सकता है और स्वस्थ को भी हो सकता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। कुछ लोगों में मौसम के हिसाब से भी अवसाद के दौरे आते हैं, जिसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या सैड SAD, और इसमें साल में सर्दी या गर्मी के आने पर अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बसंत या ठंड के आने पर समाप्ति हो जाती है स्थिति। तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। मित्रों, अमेरिका में इस तरह के अवसाद के मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा हैं लोगों में। अभी भी डिप्रेशन के कारणों को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ कारण स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। अगर डिप्रेशन के मामलों को देखें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर की कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और मरीज का उबरना मुश्किल हो जाता है। पहले की अपेक्षा वह आत्म केंद्रित होने की तरफ बढ़ जाता है। उसकी जो जीवन शैली होती है वो स्व केंद्रित होने लगती है। उसमें सामुदायिक भावना कम हो जाती है। इससे रोगी मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसमें असुरक्षा की भावना घर करने लगती है। आज की जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं और वातावरण ऐसा बन रहा है कि लोगों को तनाव ज्यादा है। न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आया है, एकल परिवार का जो कॉन्सेप्ट आया है, लोगों की जो जीवन शैली है, भौतिक विकास की तरफ जो भाग है, भौतिक विकास की तरफ जो दौड़ है, उसके नाते भी आज लोगों में तनाव ज्यादा है और इसके साथ साथ अवसाद के प्रति जागरूकता की भी कमी है। एक सर्वेक्षण में अधिकतर लोगों को कहना था कि वे अपने सहकर्मी को अपने अवसाद के बारे में बताना पसंद ही नहीं करते। यानी अपनी जो समस्या है, निराशा की, तनाव की, उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। और अवसाद की समस्या को इन सामाजिक रूढ़ियों के कारण अनदेखा किया जाता है, जो बाद में गंभीर समस्या का रूप ले लेती हैं। अवसाद के कारण आनुवंशिक, शारीरिक और परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं। शोध अध्ययनों में पाया गया कि
अवसाद के मरीज के परिवार में किसी अन्य के भी अवसाद की चपेट में आने की आशंका रहती है और यह बात अन्य परिवारों की तुलना में 6 गुना ज्यादा हो जाती है यदि उसके परिवार में पहले से ही कोई अवसादग्रस्त रोगी है। कुछ अध्ययन ये भी बताते हैं कि अवसाद का आधार मस्तिष्क के संदेशों को अंगों तक पहुंचाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, इनमें असमानता का आना भी है। सेरोटोनिन अवसाद के मामलों में काफी महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ तक कि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी अवसाद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। बहुत सी दवाएं भी हैं जो अवसाद पैदा करती हैं। इसमें गैस की दवाएं हैं, हाई बीपी की दवाएं हैं, कब्ज की हैं, पार्किंसन की हैं, सूजन जैसी समस्याओं के जो दवाएं हैं उनके कारण भी अवसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन रोगों की दवाओं को लगातार नहीं लेते रहना चाहिए। बहुत आवश्यकता हो तभी नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए या फिर एक निश्चित अवधि तक एरोबिक जैसे जो व्यायाम हैं उनको करने से शरीर से ऐसे रसायन जो घातक हैं उनका स्राव तेज हो जाते हैं और जो अवसाद कम करने में आपकी मदद करते हैं। यही नहीं, विभिन्न योगासन हैं, प्राणायाम हैं, ये भी अवसाद को संभालने में आपकी मदद करते हैं। ध्यान, योग इसमें बहुत सहायक है। अवसाद को रोकने और उसके उपचार में अन्य लोगों से सहायता मिलना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वही लोग रिश्तेदार, मित्र या फिर आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। इसके लिए एक मजबूत सामाजिक दायरे का होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अवसादग्रस्त व्यक्ति में निराशा, चिड़चिड़ापन, प्रसन्नता का अभाव, भूख और वजन का कम या ज्यादा हो जाना, आलसीपन, ऊर्जा पूर्ण न रहना, मन उखड़ा उखड़ा रहना, थकान, अनिद्रा, बहुत ज्यादा सोना, खुद के निरुपयोगी होने की भावना का विकास, अपराध बोध, एकाग्र होकर काम न कर पाना और कभी कभी मृत्यु या आत्महत्या जैसे विचार आने जैसे लक्षण भी आमतौर पर लगभग 2-3 सप्ताह तक चलते हैं। ये सब वे लक्षण हैं जो स्वाभाविक रूप से एक अवसादग्रस्त व्यक्ति में आते हैं। इन लक्षणों की पहचान में यह भी देखना जरूरी होता है कि कहीं ये किसी दवाई या किसी तात्कालिक समस्या के कारण तो नहीं है, लेकिन लंबे समय तक यदि ऐसे लक्षण हो तो हर हाल में योग्य मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के पास जाना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि अध्ययनों की माने तो घोर अवसाद के दौर 20 सप्ताह जितने लंबे भी हो सकते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि जो घोर अवसाद की स्थिति होती है उसके जो दौरे होते हैं वो अमूमन 20 सप्ताह तक लंबे हो सकते हैं, यानी उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 20 सप्ताह तक हो सकती है। बच्चों में उदासी, चिड़चिड़ापन, पसंद के कामों में अरुचि, सिर दर्द, अनिद्रा, थकान जैसे लक्षण द्वारा भी अवसाद का पता लगाया जा सकता है। अवसाद के इलाज में कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी और गंभीर मामलों में दवाओं की भी जरूरत पड़ती है और इनका उपयोग करने में बिल्कुल हिचकना भी नहीं चाहिए। योग्य मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए और उनकी जैसी भी सलाह हो के हिसाब से अपना निदान कराना चाहिए। इसका इलाज लंबी अवधि तक चल सकता है। यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। गंभीर शारीरिक समस्याएं जो प्राणघातक हो या कि उनसे पूरा जीवन प्रभावित हो रहा हो, जैसे कि डायबिटीज, उनमें भी रोगी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव कम करती हैं, उसमें भी अवसाद पनपने की स्थिति देखी गई है। मित्रों, विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि अवसाद का यानी कि डिप्रेशन का संबंध भयंकर दर्द की समस्याओं से भी होता है, जैसे कि तनाव में होने वाला सिर दर्द, माइग्रेन, आर्थराइटिस, पाइल्स का दर्द। इन सब जैसे रोगों के नाते भी कई बार होता है कि जो रोगी होता है वो अवसादग्रस्त हो जाता है। निराशा होने लगती है उसको अपने जीवन में उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी को पैरालिसिस यानी पक्षाघात हुआ है या दिल का दौरा पड़ा है तो भी उसमें अवसादग्रस्त हो जाने की संभावना बन जाती है। बच्चों के मामले में अगर देखें तो बच्चों के अभिभावकों में से कोई भी अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन का रोगी है, तो बच्चों को भी अवसादग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उन्हें बचाना बहुत आवश्यक होता है। अवसादग्रस्त लोगों को बेरोजगारी, कम आय की समस्या की आशंका होती है। अवसादग्रस्त लोगों को नशे की आदी होने की संभावना रहती है। उनकी निकोटीन पर निर्भरता बढ़ जाती है। अवसाद भावनात्मक अस्थिरता का परिणाम है। अतः अवसाद से बचने के लिए हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए। अपनी भावना एवं ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। सकारात्मक एवं रचनात्मक मनोवृत्ति अपनाने से और अपने को व्यस्त रखने से, प्रसन्न रखने से अवसाद से मुक्ति पाई जा सकती है। मित्रों, आधुनिक युग में तनाव, चिंताएं एवं अवसाद हमारे जीवन के अंग से बन गए हैं। यह सब आधुनिक सभ्यता की ही देन है। हमारा जीवन के प्रति कैसा भी दृष्टिकोण क्यों न हो, हम किसी न किसी तरह की उत्तेजना या तनाव से बच नहीं सकते हैं।
इसलिए हमें अपने जीवन में अवसाद की स्थिति से खुद को बचाने के लिए अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता लानी चाहिए। अपने अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और यह आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया से संभव बनाया जा सकता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिचुअल ट्रेजर्स में श्री रामकृष्ण के महान शिष्य स्वामी तुरायानंद जी ने लिखा है कि हमें अपने मन मस्तिष्क को परिस्थितियों से ऊपर स्थिर रखने का नियमित प्रशिक्षण एवं अभ्यास देना चाहिए। ध्यान, योग, प्राणायाम, अच्छी नींद का लेना, मनोरंजन और पर्यटन के लिए समय निकालना बहुत ही आवश्यक। जैसा अरस्तु का एक वाक्य है कि हर परिपूर्ण कार्य के साथ आनंद की अनुभूति संलग्न रहती है, अर्थात हमें पूरी सावधानी, पूर्ण एकाग्रता एवं व्यवधान रहित रीति से अपने काम को करना चाहिए और आनंद की अनुभूति भी करनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरोल की एक उक्ति है कि हम सब कुछ जानने का दावा तो करते हैं किंतु हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं। यही अनभिज्ञता हमारे सभी कष्टों, तनावों और फिर अवसाद जैसे रोगों की जड़ है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने एक व्याख्यान में इसी विषय पर चर्चा करते हुए कहा था कि हम ऊपरी सतह पर जीवन जीने के आदी हैं। हमें अपनी वास्तविक प्रकृति, अपने मूल स्वभाव का आभास भी नहीं रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलेक्सिस कैरोल ने अपनी पुस्तक मैन द अननोन में लिखा है कि किसी एक काम के पूर्ण रूप से मन मस्तिष्क लगाने से आंतरिक शांति मिलती है। अपनी समस्याओं व अपनी चिंताओं पर स्वयं हंस लेना एक प्रकार से अच्छा अभ्यास है। दुखी या गंभीर चेहरा उन सब व्यक्तियों पर जो भी उसके संपर्क में आते हैं निराशा, अवसाद की तरंगों का आरोपण कर देता है। हंसने से वातावरण में उत्साह एवं आशा का संचार होता है। अवसाद की परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए दिल खोलकर हंसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हंसी के फव्वारों में सभी तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फिर अवसाद की गुंजाइश से कहाँ बचेगी। मित्रों, आज बस इतना ही। शिक्षायन के आगामी अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।